ओके तो हम लोग क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस कर रहे थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आए थे कल, तो मैंने सोचा पहले उसको डिस्कस कर लूं। ओके, तो जिनका जिनका ये क्वेश्चन है प्लस जिनका नहीं है, दोनों लोग फोकस करें। जिनको आता है वो भी, जिनको नहीं आता है उनको भी। ओके, ना ये कह रहा है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, that is right angled at Q. Obviously, one vertex will be Q, P, and other will be R. That will make PQR. अभी कह रहा PR plus QR is equal to 25 सेंटीमीटर। मीन्स जब हम PR plus QR करते हैं तो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जो PQ है ये सिर्फ 5 सेंटीमीटर है। तो क्या डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P, tan P, मतलब P के रेस्पेक्ट में हमें निकालना है। तो ऑब्वियसली हम ये जानते हैं साइन क्या होता है, दैट इज P बाई H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे साइन P है, मतलब एंगल P, ये P के रेस्पेक्ट में हमें जो है रेशियोज निकालना है, ठीक है। कॉस भी P के रेस्पेक्ट में निकालना है और tan भी P के रेस्पेक्ट में निकालना है। And obviously we know that sine theta is what, perpendicular upon hypotenuse. This is not this P, ठीक है, ये perpendicular है। Cos theta is what, that is base upon hypotenuse, and tan theta is equal to P by B, that is perpendicular upon base. तो अब इस एंगल के सेंस में अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, that will be perpendicular, क्योंकि P के एंगल P है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। यहां तक क्लियर है? क्योंकि जो हमें साइन कॉस टैन निकालना है वो P के रेस्पेक्ट में निकालना है, P इज द एंगल, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा और हाइपोटेन्यूज होगा, वो हमने अपना क्लियर आउट कर लिया, ठीक है। अब रेशियोज कब निकाल सकते हो, जब तुम्हें PR पता चले, PQ पता चले और QR पता चले, तभी तो तुम यहां पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर पाओगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर पाओगे, या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर पाओगे, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम देखें तो रिलेशन दिया हुआ है, दैट इज PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 एंड PQ इज 5 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? अब दो चीजें हैं, यहां पे PQ ऑलरेडी दिया हुआ है और PR और QR का रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो जब कोई भी चीज दी होती है, जैसे PR और QR का रिलेशन दिया हुआ है, QR हमें नहीं पता, न PR पता है, लेकिन PR और QR इसी में है, यानी उसी 25 में है PR और QR, ठीक है। तो अब हम क्या जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं कि PQ स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी PQ स्क्वायर plus QR square will be equal to PR square, ठीक है। यानी PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, ओके। अब ये जो पहला वाला रिलेशन है, इससे किसी एक के रेस्पेक्ट में हम निकालेंगे। जैसे PQ ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमने यहां पे लिख दिया 5 स्क्वायर, ये ऑलरेडी लिख दिया हमने। अच्छा, अब QR भी नहीं दिया ना PR दिया हुआ है, तो अब QR या PR के रेस्पेक्ट पे हम इससे हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, यस और नो? हाँ, तो अब जैसे यहां पे दिया हुआ है QR स्क्वायर, ठीक है, QR स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम ये कर सकते हैं कि दो तरीका, या तो हम यहां पे लिख दे 25 माइनस PR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PR होल स्क्वायर। अब देखो एक ही वेरिएबल, मतलब एक ही लेंथ सिर्फ रहेगी पूरे में PR, ठीक है। तो अब यहां पे हम निकाल सकते हैं, ये 25 हो गया, ये कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 प्लस PR स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू PR क्या हो जाएगा 50 PR इज इक्वल टू PR स्क्वायर। अब इक्वल मतलब साइन है और LHS और RHS की तरफ दोनों PR प्लस साइन में हमने कैंसल आउट कर दिया। अब ये हो गया 625 प्लस 25 650 और 50 PR इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो अब PR आ गया हमारा
ठीक है, पी आर हो गया हमारा 650 अपॉन 50, दैट इज 13। तो पी आर हमारा 13 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, पी आर 13 सेंटीमीटर आ गया। ओके, अब जब पी आर आ गया तो पी आर को इसमें पुट करोगे तो क्यू आर आ जाएगा। क्यू आर क्या हो जाएगा, मैं ऐसे ही कर दे रहा हूं अभी, मैं मतलब सिस्टमेटिक फॉर्म में नहीं कर रहा हूं, बिकॉज वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर। सोल्यूशन में आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक के बाद एक। ठीक है, 25 माइनस 13 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर भी आ गया, पी आर भी आ गया, और आपके पास पी क्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखो साइन पी आ जाएगा। साइन पी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब क्यू आर अपॉन पी आर। तो क्यू आर कितना है 12 और पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर। गलती से भी नहीं लिख देना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये रेशियो है, तो यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। गलती से भी मत लिख देना, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया और छोड़ दिया, तो इसका मतलब टीचर को ये पता चल जाएगा बच्चे ने ये सब कर तो लिया है, लेकिन उसको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता। मार्क्स कट जाएंगे और हो सकता है पूरा सोल्यूशन ही काट दे। ठीक है, तो इन सारी चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। कॉस पी निकालना है, तो कॉस पी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब पी क्यू अपॉन पी आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन पी आर। पी आर इज व्हाट 13 सेंटीमीटर। इसी तरह से टैन पी क्या हो जाएगा, पी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मतलब इन सारी चीजों पे ध्यान होना चाहिए, नहीं कि जल्दीबाजी में परपेंडिकुलर पी क्यू लिख दिया। ये सारी चीजें बहुत कैलकुलेबल होती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू, तो दैट विल बी, व्हाट विल बी क्यू आर, क्यू आर इज 12 अपॉन पी क्यू, दैट इज 5। तो ये तीनों रेशियो आपके आ गए। ठीक है, तो जब भी दो, जैसे यहाँ पे ये दो अननोन वैल्यूज थी पी आर क्यू आर, तो ऑब्वियसली कोई एक रिलेशन है जिसमें से एक के फॉर्म में दूसरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि वी हैव टू प्रूव, ओके। सो व्हाट इज गिवन ऑन द एलएचएस, दैट इज tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो मैंने पहले भी कहा हुआ है कि ये जो कन्वर्जन्स होते हैं, याद रखिए कि टारगेट आपका क्या है, व्हाट यू हैव टारगेट टू सॉल्व। ठीक है, और जनरली ये जो tan cot sec cosec होंगे, तो ज्यादातर क्वेश्चन आपके जो कोर्स में है, जो लेवल कोर्स में है, उसमें सीधा आप साइन थीटा कॉस थीटा के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर दें। जैसे अब ये tan थीटा क्या हो जाएगा, दैट विल बी साइन थीटा। हाँ, ये याद रखिए कि जो लाना है वो आप पे, वो आपका फोकस नहीं बिगड़ना चाहिए कि व्हाट वी हैव टू, क्योंकि एक स्टेप आप करते हो, एक अरेंजमेंट करते हो तो एक आंसर आ सकता है, दूसरा अरेंजमेंट करोगे तो उसी सेम क्वेश्चन से दूसरा आंसर आ जाएगा। ये याद रखिएगा, ठीक है। एंड अल्टीमेटली प्रैक्टिस इज देयर। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, cos sin थीटा अपॉन cos थीटा, और 1 माइनस cot थीटा दिया हुआ है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे cot थीटा tan थीटा का जो रिलेशन होता है स्क्वायर के फॉर्म में होता है, जो डायरेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो ऑब्वियसली cot थीटा क्या हो जाएगा, व्हाट इज cot थीटा, cos अपॉन sin। हाँ बेटा साइंस था, लेकिन मेरे पास कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, कोई टॉपिक ही नहीं आया, इसलिए क्वेश्चन आया था तो मैंने इसीलिए डिस्कस किया। ठीक है, cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा।
ठीक है, अभी भी हमारा फोकस इस पे है कि भाई 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, दैट विल गिव यू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, दैट विल गिव यू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो राइट हैंड साइड पे देखो यहाँ पे 1 है, 1 तभी आ सकता है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो किसी केस में, जैसे ऊपर भी साइन थीटा मिल जाए नीचे भी साइन थीटा मिल जाए, या फिर जो 1 वाली आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दैट इज सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक। तो वो जो आइडेंटिटीज है वो या तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलेगी तभी ये 1 आएगा, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहीं ना कहीं सेम होने वाला है जिसकी कैंसिल आउट करके हमें 1 मिलेगा। और यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सेक थीटा है न्यूमरेटर में, और सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये क्या है कोसेक थीटा यानी 1 अपॉन साइन थीटा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन में 1 अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई होंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या दिया हुआ है कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ दिया हुआ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सो व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं? कॉमन कैसे? हाउ यस, इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, बताओ क्या करेंगे? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन लेंगे। हाँ, देखो अब यहाँ पे ये क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो अब अगर मैं इस इन दोनों में से किसी को, जैसे मान लो कि, बहुत ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और माइनस साइन बाहर आके इस प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, और जैसे ही मैंने यहां पे माइनस साइन कॉमन लिया है तो अंदर ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहां पे भी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां भी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अब कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। दिख रहा है?
ठीक है, अब देखो यहां पे आया 1/sin θ माइनस cos θ, इसको हमने ऐसे ही लिखा। अब उसके बाद अब यहां पे आपके पास एक ही ऑप्शन है, कॉमन लेना, सॉरी एलसीएम लेना, नॉट कॉमन, एलसीएम लेना। तो cos थीटा sin थीटा एलसीएम हो जाएगा। अब cos थीटा से इसे डिवाइड करो, sin थीटा बचेगा, यहां पे आ जाएगा sin क्यूब थीटा माइनस sin थीटा से इसको डिवाइड करोगे, ये क्या हो जाएगा, cos क्यूब थीटा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना यहाँ पे, कुछ कुछ तुम्हारे देखो यहाँ पे नीचे आ गया 1/cos थीटा 1/sin थीटा, तो देखो sec थीटा प्लस कोसेक थीटा आ सकता है, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है, उसके बाद 1 है, तो यहीं पे कुछ हमें रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा इस जगह पे। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, व्हाट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब? साकिब a क्यूब माइनस बी क्यूब, हाँ भाई सब लोग बताएं। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। शुभम भी लिख रहे हैं a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, और आप जो लिख रहे हो a प्लस बी, कहीं पे भी माइनस साइन नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ी है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्यों होगा, वो तो प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी क्यूब नहीं पूछ रहा हूं बेटा, देखो a प्लस बी होल क्यूब इज नॉट इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। शुभ, आपने बेटा जो लिखा वो a प्लस बी होल क्यूब है। यस, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो साइन क्यूब, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, देखो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, ये पूरा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा होल अपॉन, नीचे क्या बचा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये बचा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट विल गिव यू व्हाट, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, अभी होल अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा है। देखो याद रखो ये होल अपॉन में है अभी। उसके बाद हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 1 प्लस, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अब यहां पे हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यानी ये कॉस थीटा साइन थीटा दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा इधर प्लस साइन ये वाला। ठीक है, उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ये कैंसिल आउट होके 1 देगा, तो ये आ गया हमारा 1, ये प्लस साइन यहां पे लगाया, उसके बाद 1 अपॉन कॉस थीटा क्या देगा, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या देगा, कोसेक थीटा, विच इज इक्वल टू, पॉइंट समझ में आया, चेंजेस समझ में आए।
ओके बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में वही है, किक वायर एक्सपेरिमेंट। हालांकि क्वेश्चन यहाँ पे आगे नहीं दिया हुआ है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे वही है, किक वायर एक्सपेरिमेंट को आप बना दें। ठीक है, कि मान लीजिए यहाँ पे आपने दो मैग्नेट रखा हुआ है और यहाँ पे आपने एक वायर लिया हुआ है। नहीं, साकिब ने लिखा ना फोर्थ वाला फिफ्थ वाला दोनों बता दीजिए। तो वही मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 में किक वायर एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है वही बनाना है आपको। और उसमें आप ये शो कर सकते हैं, ये कह रहे हैं डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम ये जानते हैं किक वायर एक्सपेरिमेंट में कि कोई भी कंडक्टर हो जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो। ठीक है, तो जब वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपका जो है प्लेस किया जाएगा, तो दैट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। एंड विच रूल इट विल फॉलो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए? साकिब, थंब रूल? व्हाई? थंब रूल तो करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है तब यूज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? यस, लेफ्ट हैंड रूल। राइट, दैट इज, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल, like this, perpendicular, that is a force, that is motion, thumb M, motion. ठीक है, this is index finger, that is I, current, and this central finger, that is current, I, that is magnetic field. हाँ, okay. Now question number 5. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एच आई, स्टूडेंट, ये क्या है, एच आई क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट फोकस द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट about 2 meter from of convex। ये किसी कोई क्वेश्चन पेपर है क्या? हाँ, मतलब वो, मतलब किसी उसका लग रहा है। The image of a candle flame placed at about 2 meters। अब देखो यहाँ पे फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है, डिस्टेंस मीटर में, कहीं ये भी तो मिस्टेक नहीं है? क्योंकि यहाँ पे फोकल लेंथ इसका सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसकी डिस्टेंस मीटर में दी हुई है। पता चलो सॉल्व कर लो। चलो बहरहाल, जैसा दिया हुआ है वैसे सपोज करके चल रहे हैं। तो ये कह रहा है कि कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अबाउट 2 meter फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, यानी
कॉन्वेक्स लेंस है जिसका ठीक है, फोकल लेंथ जो दिया हुआ है दैट इज हाउ मच 10 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट कैंडल फ्लेम जो रखा हुआ है 2 मीटर मीन्स बियॉन्ड 2f1 होगा, क्योंकि फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो 2 मीटर का मतलब 200 सेंटीमीटर, इसका मतलब बियॉन्ड 2f1 है, ये है 2 मीटर्स, ये हम इसको 200 सेंटीमीटर मान के चले, लेंस से दूर रखा हुआ है। चलो, first a student focused the image of a candle flame placed at about 2 meter from convex of focal length 10 centimeter on a screen. After that, he gradually moved the flame towards the lens and each time focus its image on the screen. ठीक है, ये सिचुएशन है, यानी कि जो कैंडल फ्लेम है 200 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है और ये जो कॉन्वेक्स लेंस है वो उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब उसके बाद जो है अब स्क्रीन है, ऑब्वियसली स्क्रीन पे इमेज फॉर्म होगी। हम ये जानते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें जो इमेज बनेगी इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो, बियॉन्ड 2f1 हो, 2f1 हो, चाहे बिटवीन 2f1 f1 हो, चाहे f1 तक जो है वो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, हम ये जानते हैं। यहां तक किसी को डाउट? और किधर बनेगी? इधर ही, मींस लेंस के राइट साइड, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि धीरे धीरे ये ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ खिसकाया जा रहा है तो स्क्रीन पे इमेज बन रही है। तो पहला पार्ट ये पूछ रहा है, लेट मी चूज रेड, ओके, इन विच डायरेक्शन डज ही मूव द लेंस टू फोकस द फ्लेम ऑन द स्क्रीन? किस डायरेक्शन में उसको लेंस को मूव करना पड़ेगा टू फोकस द फ्लेम ऑन द स्क्रीन? ओहो, एक मिनट। आफ्टर दैट ही ग्रेजुअली मूव द फ्लेम टुवर्ड्स द लेंस एंड ईच टाइम फोकस इट्स इमेज ऑन द स्क्रीन। ठीक है, in which direction does he move the lens to focus the flame on the screen? मतलब ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को वो खिसका रहा है लेंस की तरफ, तो लेंस को किधर खिसकाना पड़ेगा ताकि वो स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट को की इमेज को फोकस कर सके। तो इसका मतलब स्क्रीन फिक्स्ड है। ठीक है, यहां से ये पता चल रहा है कि स्क्रीन फिक्स्ड है। ओके, तो इसका मतलब कि अगर आप ऑब्जेक्ट को खिसको, जैसे मान लो स्क्रीन आपने यहीं पे रखी हुई है, इसी जगह पे रखी हुई है, पॉइंट को समझिए, ये हमारी स्क्रीन है। हाँ, इसको समझे, ये हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन फिक्स्ड है, मतलब मान लो दीवार है या कोई व्हाइट पर्दा है या कुछ है, तो ऑब्वियसली यहां पे अगर हम सिर्फ ऑब्जेक्ट को खिसकाएंगे, लेंस भी फिक्स रहेगा, तो इमेज स्क्रीन पे हमेशा नहीं मिलेगी, क्योंकि स्क्रीन की पोजीशन भी फिक्स है और इमेज पीछे बन रही है, तो ऑब्वियसली स्क्रीन को वहां तक ले जाना पड़ेगा। लेकिन अब ऑब्जेक्ट को लेंस के करीब लाना और स्क्रीन पे इमेज बनानी है, तो ऑब्वियसली लेंस को हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ गया? क्योंकि अगर हम लेंस को भी मूव करते जाएंगे स्क्रीन की तरफ और ऑब्जेक्ट को भी मूव करते जाएंगे स्क्रीन की तरफ, तब तो बात तो वही रहेगी। लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट मूव करना है लेंस की तरफ, स्क्रीन फिक्स्ड है, तो लेंस को हमें अपोजिट डायरेक्शन मूव करना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो इमेजेस यहां पे स्क्रीन पे बन पाएंगी। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड टू द साइज ऑफ द इमेज ऑफ द फ्लेम फॉर्म्ड इन द स्क्रीन? साइज ऑफ द इमेज को क्या होगा? इमेज की साइज भाई स्मॉल भी बन सकती है, मैग्नीफाइड भी बन सकती है, सेम साइज भी बन सकती है। देखो बेटा, यहां पे मान लो लेंस आपका फिक्स है, स्क्रीन भी फिक्स है, तो जब आप ऑब्जेक्ट को यहां रख दोगे, ये बताओ, यहां पे ऑब्जेक्ट को आपने रख दिया, लेंस फिक्स्ड है, स्क्रीन भी फिक्स्ड है, तो ये बताओ फोकस पे जब रखोगे तो इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी ना? तो जब स्क्रीन फिक्स है तो क्या स्क्रीन पे इमेज दिखेगी? इमेज तो वहीं दिखेगी ना जहां पे आपके लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, शार्प इमेज तो वहीं बनेगी ना।
तब अब यहां पे ये कह रहा है कि अब मान लो 2f1 पे ऑब्जेक्ट है, हम ये जानते हैं अगर 2f1 पे ऑब्जेक्ट होगा तो 2f2 पे इमेज बनेगी यहां पे सेम साइज। अब ये बताओ अगर स्क्रीन यहां पे है, फिक्स्ड है, तो क्या ये इमेज शार्प स्क्रीन पे दिख रही होगी? सब लोग बताइए। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? अगर लेंस फिक्स्ड है, ऑब्जेक्ट फिक्स है, और क्लियर इमेज पाने के लिए हमें स्क्रीन को यहां तक शिफ्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में यह कह रहा है कि स्क्रीन फिक्स्ड है और इमेज स्क्रीन पे ही चाहिए। अब देखो स्क्रीन फिक्स्ड है, तो या तो स्क्रीन को हम यहां पे करें, या तो फिर हम लेंस को पीछे मूव करेंगे ना, ताकि ये इमेज खिसक के यहां पे आ जाए। वही चीज कह रहा है, इन विच डायरेक्शन डज ही मूव द लेंस टू फोकस द फ्लेम ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की तरफ हमें मूव करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन को सेट करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, नो नीड, इसमें बोल ही नहीं रहा है ना, डायग्राम के लिए बोल नहीं रहा है, तब क्या करेंगे? डायग्राम के लिए नहीं बोल रहा है तो नहीं बनाना है, और रे डायग्राम में तो एकदम नहीं फंसना है। रे डायग्राम के लिए जब तक डायग्राम, कोई बात नहीं बेटा, डायग्राम बना दिया है तो कोई बात नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन रे डायग्राम जब तक बोला ना जाए तब तक नहीं बनाना है। बिला वजह क्यों अपने मार्क्स कटवा देने का, बाई चांस गलत हो गया तब। ठीक है, दूसरा, हाँ जब बनाने को बोलेगा तब तो हम कंपल्शन हमारे ऊपर आ जाएगा कि बना के ही देना है, तब तो बनाना ही बनाना है, तब तो कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, दूसरा, व्हाट हैपेंड टू द साइज ऑफ द इमेज ऑफ द फ्लेम फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। तो जाहिर सी बात है साइज ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी, इमेज साइज अलग अलग तरह की मिलेगी, सेम साइज भी, स्मॉल भी, मैग्निफाइड भी। इज दैट क्लियर? अब आगे क्या बोल रहा है, व्हाट डिफरेंस इज सीन इन द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज ऑफ द फ्लेम ऑन द स्क्रीन। मीन्स हम ये लिखेंगे वी विल गेट different different types of image based on the position of the object, like same size, magnified, pointed, that's it. अभी कह रहा what difference is seen in the intensity of the image of the flame on the screen। इमेज की इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट यानी फ्लेम को करीब लेते आएंगे और स्क्रीन पे इमेज फॉर्म होने के लिए हम लेंस को स्क्रीन से दूर लेते जाएंगे, तो इमेज की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी ना, क्योंकि जैसे जैसे हम लेंस के करीब फ्लेम को लाएंगे तो इमेज मैग्नीफाई करेगी, उसकी इंटेंसिटी हाई होती चली जाएगी। यस शुभम, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो रहा है, व्हाट इज सीन ऑन द स्क्रीन व्हेन द फ्लेम इज वेरी क्लोज टू द लेंस। ये कह रहा है कि अगर लेंस के बहुत ही करीब अगर फ्लेम रखी हुई है तो स्क्रीन पे क्या मिलेगा? स्क्रीन पे कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? यस, क्योंकि जब बहुत करीब आ जाएगा कॉन्वेक्स लेंस के तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी, और वर्चुअल इरेक्ट इमेज कैसी होगी? दैट विल बी नॉट फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। हाँ, रियल इमेज नहीं मिलेगी। यस,
Is that clear? ओके, शशांक ने बोला था सर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट वाला टॉपिक, शशांक, हार्ट वाला टॉपिक में व्हाट यू वांट टू नो? हार्ट वाले टॉपिक में मींस व्हाट स्पेसिफिक यू, ब्लड ट्रांसपोर्ट, ओके। देखो, अगर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेटा जो कंफ्यूजन टॉपिक्स हैं वो पूछिए, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में इस बार कुछ नहीं है, ना के बराबर है। देखो, मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं। उसके बाद स्ट्रेट कंडक्टर में, लूप में, सोलेनॉइड में क्या पैटर्न होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो आपको डायग्राम बनाने के प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद बचा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका बस बेसिक जनरेटर पूछेगा ही नहीं। फिर बचा आपका किकवायर एक्सपेरिमेंट, जिसके बेस पे आपका दैट इज मोटर है। वो भी सिर्फ डीसी मोटर है, एसी मोटर है नहीं। ये चार मेन टॉपिक्स हैं बस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने बताया तो था बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब सिर्फ मैग्नेट के मूवमेंट की वजह से करंट का प्रोड्यूस होना, या फिर मैग्नेट या जो वायर या लूप है उसके रिलेटिव मूवमेंट की वजह से करंट का प्रोड्यूस होना, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बस उसमें यह आपको ध्यान देना है कि नॉर्थ पोल जब हम सोलेनॉइड की तरफ ले जाएंगे तो फिर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, दैट विल बी ऑन द राइट साइड। इसलिए मैंने कहा था सिर्फ एक पैटर्न को याद करो। अगर दो तीन पैटर्न एक साथ याद करोगे कि नॉर्थ को ले जाएंगे, साउथ को ले जाएंगे, तो फिर हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के डायग्राम पैटर्न में सिर्फ एक को याद रखो कि नॉर्थ पोल अगर ले जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर का करंट का नीडल का डायरेक्शन राइट साइड में होगा, मतलब करंट लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। एक ये याद कर लोगे, बाकी तो ऑटोमेटिकली बना दोगे। ये चार मेन टॉपिक हैं बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अगर हम देखें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम इज आल्सो पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक पंपिंग ऑर्गन का बना होता है जिसको हम हार्ट कहते हैं। और अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट इज मेड ऑफ 4 चैम्बर्स। चार चैम्बर्स का बना होता है। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, ये जो वॉल हैं, ये इसकी वॉल कहलाती है सेप्टम। ये इसकी वॉल क्या कहलाती है, सेप्टम कहलाती है। हार्ट जो है वो एक और लेयर से कवर होती है, मैं पूरे में नहीं बनाऊंगा, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। और इसी पेरिकार्डियम के बीच में फ्लूइड भरा होता है, जिसका वही फंक्शन होता है जो प्लूरल फ्लूइड का होता है, जो लंग्स के लेयर्स के बीच में होता है। और इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि
कार्डियक मसल मतलब कार्डियक मसल बेटा वो मसल्स जो हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, ये हार्ट कार्डियक मसल का ही तो बना होता है। नाइन्थ क्लास में टिश्यूज में थ्री टाइप्स ऑफ हार्ट, थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़ी थी, ठीक है। और ये जो चार चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, इसकी नेमिंग हम अपनी तरफ से करते हैं, मींस अपनी साइड से, दैट इज राइट एट्रियम, left atrium, right ventricle, left ventricle. And this left ventricle is quite large than all the chambers and also thick, large and thick. क्योंकि इस चैम्बर को पूरे बॉडी में जो है ब्लड को सप्लाई करना है, इस वजह से इसकी वॉल थिकर होती है बाकी तीन चैम्बर्स से। दूसरा, अगर हम राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम की बात करें और इन चैम्बर्स को देखें, तो ब्लड फ्लो को मेंटेन रखने के लिए देयर इज अ वॉल्व दैट इज प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो वॉल्व्स होते हैं इनको हम कहते हैं कस्प, और ये कहलाते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, और ये कहलाते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, जिसको हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। अब जब हम ब्लड की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है, ठीक है। वो वेसल जो ब्लड को कैरी करती हैं अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर ले जाती है, मतलब बॉडी के करीब ले आती है, दो चीज है, मतलब सेम चीज है, ठीक है। हार्ट से दूर ले जाना मतलब कि बॉडी के करीब ले आना, तो ये जो आपकी वेसल्स हैं ये कहलाती हैं आर्टरीज, मींस दे कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, यानी जो हार्ट से ब्लड को लेके बॉडी की तरफ जाएंगी। और जो टुवर्ड्स हार्ट यानी कि हार्ट्स की तरफ ब्लड को ले आएंगी वो कहलाती हैं वेन्स। अब होता क्या है कि पूरी बॉडी में से, मींस अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में से ब्लड जो है पहुंचाया जाता है हार्ट में। हम एक तरफ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये जो ऊपर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो इस राइट एट्रियम में लाके पोर किया जा रहा है, ये कहलाता है सुपीरियर वेना केवा। और जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, तो इसको कहते हैं इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। ये दोनों केवी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके राइट एट्रियम में पोर करती है, यानी ब्लड जो है वो इस राइट एट्रियम में आता है। पूरी बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा। अब राइट एट्रियम में से वो ट्राइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, और इस चैम्बर से वो फिर निकल के, यहां भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब देखो, अब इस चैम्बर से इस वेसल के थ्रू ये बाहर आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये बाहर आ रहा है, क्लियर। तो जाहिर सी बात है दिस इज कैरिंग द ब्लड, दिस वेसल इज कैरिंग द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, तो बेसिकली ये क्या कहलाएगी, आर्टरी। लेकिन कहां को ले जा रही है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रही है लंग्स तक, इसीलिए इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रही है और कहां पे ले जा रही है, लंग्स तक। क्यों, ताकि ऑक्सीजनेट हो सके, यानी कि वहां पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब ऑक्सीजनेट हो जाएगा,
और ऑक्सीजनेट होने के बाद अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये वेसल के थ्रू वापस हार्ट में पहुंचाया जाएगा। तो ये जो ग्रीन वाली वेसल है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के करीब ला रही है, तो ऑब्वियसली ये वेन कहलाएगी। और कहां से ला रही है? लंग्स से, तो ये कहलाएगी पल्मोनरी वेन। यहां तक क्लियर हुआ? और ये कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है। उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से निकल के लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा मिट्रल वॉल्व से होता हुआ, और फाइनली ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अओर्टा से जो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट होगी आर्टरी में, फिर आर्टीरियोल्स में, फिर कैपिलरीज में, यानी छोटी होती चली जाएंगी, पतली होती चली जाएंगी, और ये अओर्टा से होते हुए ब्लड कहां पहुंचेगा? ऑक्सीजनेटेड पूरी बॉडी के एक एक सेल तक। कहां पहुंचेगा? बॉडी में। और याद रखिए ऐसा नहीं है कि बॉडी में गया वहां पे अब इंतजार कर रहा है बर्तन खाली होने का, बर्तन खाली हो जाए तो फिर उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आगे पहुंचेंगे, नहीं। टिश्यू तक जा रहा है। देखो अब यहां पे सेल्स हैं, वेट अ सेकेंड। मैं वही कह रहा हूं, आर्टरी उसको कहते हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है। आमतौर से आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है, और वेन उसको कहते हैं जो हार्ट की तरफ ब्लड को लाती है। ठीक है। तो अब यहां पे अब ये टिश्यूज है, अब इस टिश्यूज के आसपास इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, वही लिम्फ। तो अब हो क्या रहा है कि ये जो आर्टरीज हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो लेके आ रही हैं, ये फाइनली कैपिलरीज में ब्रेक कर जाती हैं। और ये कैपिलरीज कहां पे होती हैं? ये कैपिलरीज, ये जो टिश्यू फ्लूइड है उसी में डूबी हुई होती हैं, और उसी में सेल डूबे हुए होते हैं, टिश्यूज डूबे हुए होते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद जैसे ही ये ब्लड आ रहा होता है ऑक्सीजनेटेड, इस कैपिलरी में से इस टिश्यू फ्लूइड में ऑक्सीजन जाता है, फिर उससे सेल तक जाता है, और ये कैपिलरी आगे ऐसी कंटिन्यूड रहती है। और फिर उसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैरी होता हुआ फाइनली वेन्स में कलेक्ट होता हुआ कहां पे पहुंच जाता है? सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। साकिब आप बेटा फोकस करो, देखो लिखा हुआ है पल्मोनरी आर्टरी यहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रही है लंग्स तक। तो वही तो कह रहा हूं, आर्टरी उसको कहते हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रही है। आर्टरीज में आमतौर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहां पे बात हो रही है पल्मोनरी आर्टरी की। इसको क्यों पल्मोनरी आर्टरी बोल रहे हैं? क्योंकि ये ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रहा है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करके लंग्स तक ला रहा है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है तो अओर्टा से निकलता है। अओर्टा एक थिक वेसल है, जैसे जैसे बॉडी के करीब जाएंगे तो ये वेसल
पतली होती चली जाएगी आर्टरीज में, और जैसे जैसे सेल तक पहुंचेंगे, टिश्यूज तक पहुंचेंगे, तो ये और फाइन डिस्ट्रीब्यूट होती चली जाएगी कैपिलरीज के फॉर्म में। अब ये एक मोटी सी वेसल है, या आगे डिस्ट्रीब्यूट हो गई और पतली हो गई, या आगे डिस्ट्रीब्यूट हो गई या और पतली हो गई, लाइक दिस। आर्टरी आर्टरी एक नहीं है, आर्टा वो वेसल है जो डायरेक्ट हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती, यही आर्टा आगे चल के डिस्ट्रीब्यूट होके आर्टरी बनती है, और वो आर्टरी आगे डिस्ट्रीब्यूट होके कैपिलरीज बनती हैं। बेटा एरिथ्रोपोइसिस आपके कोर्स पे नहीं है। हाँ भाई, यहां पे ये पॉइंट समझ में आया। बिल्कुल आप ये डायग्राम बना सकते हैं, बट इट शुड बी प्रॉपर, एप्रोप्रिएट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेसल इतनी मोटी बना रखी है, हार्ट को छोटा शो कर रखा है। एप्रोप्रिएट डायग्राम होना चाहिए। सेकेंड थिंग, डबल सर्कुलेशन पूछता है। तो डबल सर्कुलेशन क्यों? क्योंकि देखो हार्ट में ब्लड दो बार पास हो रहा है, ठीक है, दो बार पास हो रहा है। एक बार डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट तक आ रहा है, फिर वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड निकल के लंग्स तक जा रहा है, फिर लंग्स से वापस ऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में आ रहा है, और फिर वापस ये ऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी में जा रहा है। तो हार्ट से ब्लड दो बार पास करता है, ट्वाइस। दैट्स व्हाई दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन अगर डिफाइन करने के लिए आएगा, तो द डबल सर्कुलेशन इज द सर्कुलेशन in which the heart passes twice in the body. Sorry, the blood passes twice in the heart. Okay, birds में भी 4 chambers होते हैं, reptiles में 3 chambers होते हैं, except crocodile. Mammals, birds. ठीक है, चलें फिर बाकी कल अगर कुछ टॉपिक्स होंगे तो सेंड कर दिएगा। बेटा चैम्बर्स है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोनों एक साथ नहीं जाना है। ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड को फ्लो करना है बॉडी में, लेकिन अलग अलग, इसलिए डबल सर्कुलेशन होता है। मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन मुझे तो वही कराना था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराना था। अब आज ही आप लोगों ने साइंस के टॉपिक भेजे हैं, तो साइंस के टॉपिक अगर भेजेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा।